फाइन। मैं आपको कह रही हूँ जितनी मेरी स्लाइड है ना, दीज आर मोर देन इनफ। अननेसेसरी कहीं पे भी फालतू में भागने की जरूरत नहीं। छोटे छोटे पॉइंट को मैं खुद ही नहीं छोड़ती, इंपॉर्टेंट पॉइंट को, अननेसेसरी पॉइंट को अननेसेसरी पॉइंट को भी मैं ऐड नहीं करती हूँ। जो मुझे थोड़े भी लीस्ट कंसर्न भी रहे उसको भी नहीं छोड़ती, सभी को लेके आती हूँ। तो आई डोंट थिंक कि आपको इतना ये देना चाहिए, बिकॉज कभी कभी तो मुझे 3-3 4-4 घंटे लग जाते हैं स्लाइड प्रिपरेशन, सिर्फ स्लाइड बनाने। मुझे पता है कि क्या पढ़ाना है उसमें से, सिर्फ स्लाइड को वन बाय वन अरेंज करने में भी काफी ज्यादा टाइम जाता है। ठीक है, तो पहले तो इतना क्लियर करो, पहले तो इतना ही पढ़ो, ये दीज आर मोर देन इनफ। ठीक है, स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू तो है ही है और नीट पॉइंट ऑफ व्यू भी है। ठीक है, इसको ही पढ़ो ना तो भी काफी है। यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। जितना भी मैं अपने बेसिस पे मेरे जितने भी यूनिट कवर हो रहे, फालतू में इधर उधर भागने की जरूरत नहीं। आप इतने भी बड़े नहीं हुए हो, बड़े बड़े बुक्स पढ़ लो। बड़े बड़े बुक्स पढ़ते हम लोग भी नहीं है। हम लोग को भी अगर बड़ी बड़ी इंटरनेशनल बुक्स होती है, उसको उसके पर्टिकुलर पोर्शन को पढ़ लिया तो ही कितना टाइम लग जाता है। आप लोग के लिए मैं खुद ही पढ़ रही हूँ, तो आप लोग को खुद, आप लोग का टाइम सेव हो रहा है ना, उसको टाइम को यूटिलाइज करो, रिवाइज करो, टॉपिक को रिवाइज करो। बायो में रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिवाइज नहीं करोगे ना, एक सिर्फ एक बंच बनता जाएगा, बट आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आपके प्रिपरेशन पे। क्यों ऐसा होगा? क्यों ऐसा होगा? बिकॉज बायो में आपको हर बार उस चीज को रिवाइज करते रहना पड़ता है। बहुत बार रिवाइज करता है तो जाके माइंड में वो फिक्स हो जाता है। एक ही चीज को 10 बार रिवाइज करना पड़ता है। ठीक है, याद रखना। देखो, अगर कोलोन में आपको ऑक्सीजन नहीं मिला तो वहां पे फर्मेंटेशन होगा और लैक्टोज का लैक्टिक एसिड में कन्वर्जन होगा। ऑब्वियसली कोलोन में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, इसलिए तो फर्मेंटेशन होता है। ठीक है, तो लैक्टोज बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम की वजह से वो किसमें कन्वर्ट हो सकता है? किसमें कन्वर्ट हो सकता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूट भी सकता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया को हेल्प होगी मेटाबॉलिज्म में। सेकेंडली, वो अगर बैक्टीरिया आपके कोलोन में है तो वहां पे एनारोबिक कंडीशन होगी, तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो वही लैक्टोज लैक्टिक एसिड में भी कन्वर्ट हो सकता है फर्मेंटेशन में। ठीक है, एंजाइम यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसिडेज उसमें भी हेल्प कर सकता है। ठीक है, चलिए, वी हैव कवर्ड डाइसैकेराइड। सच ए इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर कर लिया है। हाँ, अभी हम पॉलीसैकेराइड पे आते हैं, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, वो भी कॉम्प्लेक्स है, बट उसको मैंने इजी करने की बहुत कोशिश की है। कैसे कैसे कोशिश की है? ऐसे, ये दिख रहा है आपको स्लाइड? ये स्लाइड मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार बता दो यस करके, फिर मैं चलती हूँ आगे। यस, हाँ, ओके ओके फाइन। देखो, ये मैंने खुद से हर किसी का गिस्ट निकाला है और एक आपके लिए इंपॉर्टेंट मास्टर स्लाइड बना के रेडी कर दी। अब इस स्लाइड को आपको रटना है, कैसे भी रटो, जैसे मैंने अपने घर में पेजेस लगा के रखे सो दैट कि फटाफट पढ़ सकते हैं, वैसे आप इसको भी क्या कर लो, अपने हैंडराइटिंग में करना है या मेरी हैंडराइटिंग में कैसे भी निकालना हो, आप निकाल के लगा दो। सुबह शाम ब्रश करते हुए ऐसे भी कैसे भी पढ़ते जाओ, याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, ये है एक स्लाइड होमोपॉलीसैकेराइड की और ये है दूसरी स्लाइड हेटेरोपॉलीसैकेराइड की। खत्म। होमो और हेटेरो में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इसके ऊपर कुछ नहीं आने वाला, इसके ऊपर कुछ भी नहीं आने वाला। एटलीस्ट डाइसैकेराइड में तो भी पूछ लेंगे कौन सा एंजाइम है, क्या है, ये क्वेश्चंस एक्स्ट्रा आ सकते हैं। या माल्टोज को क्या कहते हैं, कौन सी शुगर कहते हैं, सुक्रोज को कौन सी शुगर कहते हैं, ये शायद से आ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया। ठीक है, बट हेटेरोपॉलीसैकेराइड में तो सिर्फ इतना, कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई बॉन्डिंग नहीं। हेटेरो में, होमो में बॉन्डिंग पूछेंगे वो आपसे, होमो में बॉन्डिंग पूछेंगे, होमो के लिए मैंने लिखा भी है बॉन्डिंग। ठीक है, दिस इज अ होमोपॉलीसैकेराइड स्लाइड। ये होमो की है, जिसमें कि बॉन्डिंग लिखी है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में। ठीक है, और यहाँ पे हेटेरो में कोई बॉन्डिंग की जरूरत नहीं, हेटेरो में फंक्शंस पूछते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करें। यही स्लाइड पढ़नी है। अब मैं जो पढ़ाऊंगी वो मैं डिटेल में आपको लेके जाऊंगी। फाइनली लर्न वो करना है, समझना इसको है जो मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक, चलो, ऑलिगोसैकेराइड जैसे कि मैंने अभी आपको डाइसैकेराइड पढ़ाया। डाइसैकेराइड में 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का काम था। ऑलिगो में 2 शुगर मॉलिक्यूल्स कैन आल्सो कॉल्ड एज ऑलिगो, 3, 4, 5 अप टू 10
हम ओलिगोसैकेराइड की कैटेगरी में रख सकते हैं, आपको पता हो गया। अगर ट्राइसैकेराइड्स की बात करूं, अगर तीन शुगर मॉलिक्यूल्स की बात करूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो कि याद रहना चाहिए दैट इज रैफिनोज। क्या? रैफिनोज। क्या याद रहना चाहिए? रैफिनोज। दैट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज। इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है जो मिलके बनता है आपका ट्राइसैकेराइड रैफिनोज। कहाँ कहाँ होता है? शुगर बीट, कॉटन एंड इन सम what फंगी। इट इज मेड अप ऑफ दिस मच ओनली। हो गया, खत्म। ना कोई आपसे बॉन्डिंग पूछने वाला है, ना कोई ये अल्फा है, बीटा है, कुछ नहीं पूछने वाला, आपको इतना याद रहना चाहिए। ठीक। टेट्रासैकेराइड का एग्जांपल, इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट शुगर। स्टैकियोज इज फाउंड इन स्टैकीट्यूबिफेरा। स्टैकी ट्यूबिफेरा एक टाइप का प्लांट होता है, उसमें होता है टेट्रासैकेराइड स्टैकियोज, जो कि बना है गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ये 4 जब एक साथ आ जाएंगे तो हम कहेंगे दिस इज अ टेट्रासैकेराइड स्टैकियोज। हो गया, खत्म खत्म। ठीक। दिस इज ऑल अबाउट ओलिगोसैकेराइड। अब देखते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉली में मींस हम बात करेंगे मोर देन 10। 10 से कितने भी, 100, 200, बहुत कॉम्प्लेक्स शुगर, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स। लाइक इजी वन इज व्हाट, स्टार्च को याद रखो, सेलुलोज को याद रखो, ग्लाइकोजन को याद रखो। ये सब क्या है? पॉलीसैकेराइड। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। अब अगर C6H10O5 N लिखा है, ठीक है, ये जो है ये फॉर्म बाय कंडेंसेशन, कंडेंस्ड होगी, एक के बाद एक कितने भी मॉलिक्यूल्स लग सकते हैं मोनोसैकेराइड्स के। ठीक है, उसको कहेंगे हम पॉलीसैकेराइड्स। ठीक। चलिए एन लिखा है मीन्स यहाँ पे कितने भी लग सकते। 10 तो आपको पता है क्यों लिखा है, जनरली मोनोसैकेराइड C6H12O6 होता है, बट अगर कंडेंस हो रहा है तो हर बार वाटर मॉलिक्यूल 2 निकल रहे हैं और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकल रहा है ना, H2O में। यस, H2O में, तो इसीलिए उन्होंने C6H10O5 लिखा है कि आपकी बॉन्ड ऑलरेडी फॉर्म हो गया, वो ये बता रहे हैं हर बार बॉन्ड फॉर्म होंगे तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा और यहाँ पे N रहेगा। इतना तो केमिस्ट्री आपको आई गेस आता है। और कोई इसको ज्यादातर पूछेगा भी नहीं, सिर्फ मैंने लिखा। ठीक है। अब they perform various functions and provide energy to the living cells। लिविंग सेल्स को एनर्जी देने का काम और बाकी भी तो फंक्शंस करता है। क्या? पॉलीसैकेराइड। अब भी तो मैंने बताया सेल्यूलोज इज आल्सो व्हाट, सेल्यूलोज भी क्या है? दिस इज अ पॉलीसैकेराइड। क्या करता है ये? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल्यूलोज? सेल्यूलोज इज इन्वॉल्व इन सेल वॉल फॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल। यस और नो? ये एक उसका फंक्शन है। स्टार्च को खाने के बाद उसको हम डाइजेस्ट करके फाइनली क्या बनाते हैं? सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। और ग्लूकोज फाइनली ऑक्सीडेशन होने के बाद फूड का, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होने के बाद फाइनली क्या मिलता है? हमें एनर्जी मिलती है। इट प्रोवाइड एनर्जी ऑल्सो। समझ रहे हो मेरी बात? दे कॉन्स्टिट्यूट अ सेल वॉल स्टोर्ड एज ए फूड रिजर्वायर। They constitute the cell wall and stored as a food reserve। प्लांट में स्टार्च एक ऐसा पॉलीसैकेराइड है कि जो स्टोर्ड फूड के फॉर्म में होता है। हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन होता है, जो कि एक ऐसी शुगर है जो कि स्टोर्ड फॉर्म में होती है। याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि प्लांट में स्टार्च होता है, जो कि प्लांट के, जैसे पोटैटो ले लो, पोटैटो में बहुत ज्यादा स्टार्च होता है। पोटैटो इज अ ट्यूबर, अनडिफरेंशिएटेड स्टेट। प्लांट का कंप्लीट फूड स्टार्च के फॉर्म में पोटैटो में भर के रखा है। जब प्लांट को जरूरत होगी उस स्टार्च को कन्वर्ट करके उससे क्या बनाएगा? एनर्जी बनाएगा। कौन? प्लांट। हमारे बॉडी की अगर बात करें कि इन अवर बॉडी व्हाट विल हैपन, हमारी बॉडी में तो स्टार्च नहीं है ना, हम थोड़ा ना स्टार्च बनाते हैं। स्टार्च तो प्लांट से आता है, उसको मेटाबोलाइज कर लेंगे बाय चांस हम। बट हमारे बॉडी में अगर कोई शुगर है, उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं?
स्टोरेज फॉर्म में अगर उसको स्टोर करना है, अगर समझ लो हमने प्लांट खा भी, प्लांट की सब्सटेंसेस को ले भी लिया, स्टार्च चला भी गया, तो वो स्टार्च हमारे बॉडी में आने के बाद उसमें ऐसी कोई ट्रीटमेंट हो जाएगी, वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, वो स्टार्च में कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि हमारे बॉडी में जो शुगर फॉर्म स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन होता है, स्टार्च नहीं होता। इसीलिए स्टार्च प्लांट में एज अ फूड स्टोरेज, एक फूड रिजर्व है, जो कि फूड के फॉर्म में स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड है, ठीक है। और हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन, इसलिए ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, एनिमल स्टार्च। प्लांट में स्टोर होने वाला स्टार्च और एनिमल में स्टोर होने वाला ग्लाइकोजन, एनिमल में इसलिए उसको एनिमल स्टार्च के नाम से भी जाना जाता है। That is also a polysaccharide. Starch is a polysaccharide, cellulose is a polysaccharide, glycogen is a polysaccharide. But polysaccharide means what? Polysaccharide means what? जिसमें कि 10 से ज्यादा कितने भी शुगर के मॉलिक्यूल अटैच हो सकते हैं। क्वेश्चन इज व्हाट, क्या वो शुगर के मॉलिक्यूल एक जैसे हैं? क्या ग्लूकोज 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 लगा है? कि क्या वो शुगर के मॉलिक्यूल अलग अलग है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज या यूरोनिक एसिड, अलग अलग नाम आएंगे। या कुछ हेट्रोमॉलिक्यूल्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स साथ में बॉन्ड बना रहे, कि सेम सेम टाइप की मॉलिक्यूल साथ में बॉन्ड बना रहे, उस बेसिस पे पॉलीसैकेराइड दो चीजों में क्लासिफाई होता है। नंबर 1 इज होमोपॉलीसैकेराइड, जिसमें कि सेम टाइप के मोनोसैकेराइड यूनिट आएंगे, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, और उनकी चेन बनेगी लंबी सी, कोई भी अलग से कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं आएगा, कोई डिफरेंट नहीं आएगा। बट यहाँ पे देखो हेटेरोपॉलीसैकेराइड, जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आएंगे, कभी ग्लूकोज फ्रुक्टोज, अलग हो गए। एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, बाकी एग्जांपल्स हम अलग पढ़ेंगे, इतने इजी नहीं होते ये। हेटेरोपॉलीसैकेराइड समवट कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, दैट वी विल सी। जनरली हमारे बॉडी में इस टाइप के होमोपॉलीसैकेराइड स्टोरेज फॉर्म में दिखते हैं, जो कि फूड स्टोरेज, फूड रिजर्व फॉर्म में होते हैं, दैट वी विल सी। हमारी बॉडी, प्लांट की बॉडी, फंगी की बॉडी वेरी वेरी डिफरेंट, और स्ट्रक्चर बनाते हैं। प्लांट का सेल वॉल का स्ट्रक्चर सेल्यूलोज बनाता है, क्या है वो? दैट इज अ होमोपॉलीसैकेराइड, दैट इज अ होमोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, वेट स्टूडेंट, क्या हो गया? वेट फॉर, इसको मुझे कंप्लीट करना है, और वही कुछ नहीं, वो 2 ही स्लाइड है जो मैंने लिख के ले आई है, वही 2 ही स्लाइड आपको पढ़नी है, बट उसके लिए मुझे बाकी सब बताना है। देखो अब ये हैंग क्यों हो रहा है, तो नया लैपटॉप है। हो गया हो गया हो गया, क्लियर क्लियर। नहीं नहीं, मैंने ज्यादा उसको बर्डन दे दिया लगता है, क्लोज हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। वेट, टेक्निकल इश्यूज आना जरूरी है, जब मैं फ्लो में होती हूँ तब टेक्निकल इश्यूज आते। हे भगवान, वो कह रहा है कि क्लोज करो प्रोग्राम, कर देती हूँ, फिर से ऑन करो। अरे कुछ नहीं ठीक है, ठीक ठीक ठीक। वेट फॉर अ व्हाइल, मुझे फिर से स्लाइड निकालनी पड़ेगी। इतने अत्याचार हो गए इस लैपटॉप पे कि ये नया नया लैपटॉप भी मैंने खराब कर दिया, मेरा है भी नहीं, इतना ज्यादा मटेरियल हो गया इसमें, आपके वीडियोस एंड ऑल फॉर्मेट करना। रिकॉर्डिंग नॉट वीडियो, रिकॉर्डिंग।
ओके ओके फ्रेंड, स्लाइड को शेयर करने की कोशिश, लेट्स सी। हो तो गई स्लाइड शेयर, हो गई ना स्लाइड शेयर? रिकॉर्डिंग अपने आप स्टार्ट होगी मैम। अनइंस्टॉल, हाँ मैं फॉर्मेटिंग चल रहा है, मैं हार्ड डिस्क में ले रही हूँ मेरा जो दूसरा लैपटॉप है, क्योंकि वो लैपटॉप ना डेल का है, वो काफी अच्छा है। ये लैपटॉप तो जस्ट बेसिक लैपटॉप है, तो ये ऐसे लैपटॉप ज्यादा टाइम ये नहीं करते, वो लैपटॉप काफी बर्डन सह लेता है मेरा। ये लैपटॉप पीछे आ रहा है, इसका हो गया आज का ही पढ़ाने के बाद मैं इस पे नहीं लूंगी, मैं अपने जो पहला है वो लैपटॉप मेरा 2013 का है, फिर भी इतना अच्छा काम करता है। रैम का प्रॉब्लम होगा, हाँ हर्ष होगा, कुछ होगा। ये बहुत बेसिक है, जस्ट एक बेसिक नहीं होता हमारे बेसिक कार, इसमें कोई एडवांसमेंट नहीं, ऐसा कुछ लैपटॉप है। फादर इन लॉ का है, उनको बेसिक ही चाहिए था तो उनका है। मेरा लैपटॉप नहीं है। बाकी बाकी लोगों के लैपटॉप को हाथ नहीं लगा सकते करके, उनके अपने काम चलते रहते हैं। तो ऐसा है कि मुझे मिल गया अभी इजी इजी, अपने लैपटॉप पे शिफ्ट होना है मुझे, हो ही जाएगा। फॉर्मेटिंग चल रही है, हो जाएगा। थोड़ा वेट, नहीं आ रहा है ना स्लाइड, एक मिनट, कहाँ गई मेरी स्लाइड्स? चलो, इसकी वजह से भी टाइम ज्यादा जाता है। हो गया, ये यहाँ तक हो गया था, राइट? हो, एक मिनट वेट, रैम कितने जीबी है पता नहीं, देखना पड़ेगा। इतना स्लो, इतनी जल्दी इसने एकदम तोड़ दिया। हाँ चलो, आ गया। अब हो गया ये पॉलीसेकेराइड का। हेट्रोपॉलीसेकेराइड, हेट्रोपॉलीमर्स जो होते हैं, फटाफट, नॉट अगेन, देखो आ गया है, इसको मैं थोड़ा स्लोली यूज करूंगी, मेरा भी 10 बार, मेरा भी बहुत रफ हैंडलिंग है, बिकॉज ऑफ दैट होता है ये। हाँ देखो, हो गया ये वाला पॉइंट हो गया कि होमोपॉलीसेकेराइड जनरली फूड को रिजर्व करेंगे, एज फूड को रिजर्व करेंगे, कोई फंक्शन करेंगे, कोई सेल वॉल बनाएंगे, इसमें होमोपॉलीसेकेराइड होते हैं। व्हाट अबाउट हेट्रोपॉलीमर्स या हेट्रोपॉलीसेकेराइड दैट आर जनरली फाउंड इन पेक्टिन, गम्स, इस पे हम बात करेंगे, डोंट वरी। चलिए, दिस इज जस्ट इंट्रोडक्टरी वन, दिस इज जस्ट इंट्रोडक्टरी वन। अब देखो होमोपॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, हेट्रोपॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, बता दिया मैंने। एग्जांपल्स देखो, सी दीज आर द एग्जांपल्स, ये होने चाहिए आजकल, हमें टेस्ट लेनी है, दीज आर द एग्जांपल्स। और यहाँ पे इतना एक ही एग्जांपल नहीं है, देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स हियर, जो कि वो स्लाइड में मेंशन है, ठीक है। देखो स्टार्च, ग्लाइकोजन, इन्यूलिन, सेलुलोज, पेक्टिन और काइटिन, ये 6 हमें पढ़ने हैं होमोपॉलीसेकेराइड में, इसकी बॉन्डिंग भी पूछते हैं, ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, इतना ही पढ़ना है, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल। अब देखो सबसे पहले सेल्यूलोज, सेल्यूलोज में नाम, सेल्यूलोज होमोपॉलीमर है, इसका बीटा डी ग्लूकोज का, मींस इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है, OH H होगा, और वैसे ही यहाँ पे भी आपका इस टाइप से स्ट्रक्चर होगा, बीटा होगा तो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे क्या होगा, OH H होगा, ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा, ऐसे बीच में कोई वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होते होंगे, और ऐसा स्ट्रक्चर लॉन्ग चलता होगा, बहुत ज्यादा अलग अलग मॉलिक्यूल्स आएंगे, और हंड्रेड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे 300, 1000, बहुत ज्यादा लॉन्ग मॉलिक्यूल्स जब एक साथ यूनाइट होंगे, बीच में बॉन्ड ये रहेगा बीटा 1,4, इसको लर्न करना है, होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, होमोपॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, याद रखो स्पेसिफिक,
बीटा डी ग्लूकोज, थोड़ा रटने की बात है। सेल्यूलोज प्लांट के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है और इसीलिए और जो कॉटन के फाइबर्स जो होते हैं, कॉटन फाइबर्स आपको पता है, इसको हम सेल्यूलोजिक कहते हैं। जो पेपर बनाते हैं उसमें भी तो सेल्यूलोज होता है। बिकॉज इंपॉर्टेंट, द अर्थ इज कवर्ड विथ वेजिटेशन, मैक्सिमम भी जो पोर्शन होता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ अर्थ, मैक्सिमम पोर्शन लिखना चाहिए था, मैक्सिमम पोर्शन ऑफ अर्थ किससे कवर्ड है? ओशन को मतलब जो टेरेस्ट्रियल है उसकी बात कर रही हूँ। कवर्ड किससे? वेजिटेशन से। और वेजिटेशन से कवर है मीन्स प्लांट है, प्लांट है मीन्स प्लांट की सेल वॉल है। सेल है, सेल है तो सेल वॉल है, तो सेल वॉल में क्या है? सेल्यूलोज है। इसलिए सेल्यूलोज सबसे अबेंडेंट क्या हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट हो जाता है, मोस्ट अबेंडेंट कार्बोहाइड्रेट, याद रखना। अकाउंटिंग फॉर ओवर 50% ऑफ ऑल कार्बन फाउंड इन वेजिटेबल्स एंड किंगडम, वेजिटेबल किंगडम में जितने भी कार्बन जो फाउंड होते हैं उसमें मैक्सिमम जो कार्बन जो लिंक होते हैं वो सेल्यूलोज फॉर्मेशन में लिंक होते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट यूज जो होता है सेल्यूलोज का वो पेपर इंडस्ट्री में होता है। पेपर एंड पल्प एक टाइप का क्या है, एक ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग भी है जिसमें पेपर मैन्युफैक्चरिंग और ये सब कुछ बात करते हैं। पेपर इंडस्ट्रीज में मैक्सिमम में आपको पता है कि सेल्यूलोज का यूज होता है, पेपर बनाने में बहुत ज्यादा प्लांट्स कट करते हैं, तो आपको पता होगा सेल्यूलोज को यूज किया जाता है। ठीक, अब व्हाई सेल्यूलोज इंपॉर्टेंट, व्हाई सेल्यूलोज रिमेन्स इनसोल्यूबल इन वाटर, वाटर में वो इनसोल्यूबल क्यों होता है? इस पे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। लाइक देखो, लाइक अमाइलोज, अमाइलोज अभी नहीं समझेगा ये लगता है मुझे, इसको थोड़ा होल्ड पे रखते हैं, इसको थोड़ा होल्ड पे रखते हैं। अमाइलोज तो नहीं समझेगा, पहले स्टार्च पढ़ लेते फिर इस पे आते हैं। ठीक है, स्टार्च। सेलुलोज के बारे में जितना पढ़ा हमें पता है कि बीटा डी ग्लूकोज की लंबी सी चेन है, 300 400 लंबे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, और यहाँ पे क्या है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म होता है। और ये प्लांट के सेल वॉल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट होता है। खत्म अभी तक की। स्टार्च पे चलते हैं, ये भी तो प्लांट में होता है, बट ये प्लांट में फूड को स्टोरेज फॉर्म है, स्टोरेज फॉर्म है, यानी फूड को अगर स्टोर होना है, शुगर को अगर स्टोर होना है तो वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होगी प्लांट में। स्टार्च इज अ स्टोर्ड फूड इन प्लांट, इट इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज। डिफरेंस आया वहां पे? बीटा डी ग्लूकोज, यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज ही डी ग्लूकोज ही मैक्सिममली हमारे बॉडी में, प्लांट की बॉडी में डी फॉर्म होता है। ठीक है, एग्जिस्ट करता है दो फॉर्म में। क्या क्या एग्जिस्ट करता है? स्टार्च का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है दो फॉर्म में। एक होता है अमाइलोज, ये वर्ड आया इसलिए मैं रुक गई क्योंकि वहां पे सेल्यूलोज में आपको अमाइलोज नहीं समझता। एक होता है अमाइलोज और एक होता है अमाइलोपेक्टिन। ये दो स्ट्रक्चर जब कंबाइन हो गए तो जाके स्टार्च बनेगा। आपको कि मैम आपने तो कहा कि अल्फा ग्लूकोज कंबाइन होंगे, हाँ, पर अल्फा ग्लूकोज का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम अमाइलोज कहते हैं, और एक स्ट्रक्चर बनता है उसको हम अमाइलोपेक्टिन कहते हैं। कोई अलग नहीं है, कोई अलग नहीं है। देखो मैं बता दूं, हाँ, कुछ रखा है कि मैंने ब्लैंक स्लाइड नहीं रखी? कोई भी ब्लैंक स्लाइड नहीं रखी। वेट, पता नहीं कितना टाइम है, तो अब देखो सिंपल सी स्टार्च, स्टार्च होमोपॉलीसेकेराइड। स्टार्च क्या है? स्टार्च होमोपॉलीसेकेराइड। ठीक, बना किससे है? अल्फा डी ग्लूकोज के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे, क्या बनाएंगे? स्टार्च। यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म होता है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो बनते हैं पहले अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। ध्यान दो, इंपॉर्टेंट पे है अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, अमाइलोज जो बनता है जिसमें कि अल्फा डी ग्लूकोज इन्वॉल्व होते हैं,
उसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म होता है। नहीं समझा है? कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी समझ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे अमाइलोपेक्टिन बनाने में अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 दोनों ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यूज में आते, तो जाके हमें अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर लीनियर होता है, दिस इज अ लीनियर स्ट्रक्चर, दिस इज अ लीनियर वन, और ये जो स्ट्रक्चर होता है दिस इज ब्रांच होता है, ये स्ट्रक्चर ब्रांचिंग होती है, लीनियर नहीं होता। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे अमाइलोज बताती हूँ, व्हाट इज अमाइलोज। आई गेस आपने पढ़ा होगा, बायोमोलिक्यूल तो पता होगा, फिर भी मेरे साथ फिर से एक बार रिपीट कर। यहाँ पे ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनेगा, HOH रहेगा तो मैं डायरेक्ट बना दू बॉन्ड, डायरेक्ट बना दू। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन और यहाँ पे कौन सा कार्बन रहेगा, ये फोर्थ कार्बन। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप का ऑक्सीजन ब्रिज बनेगा हर बार, ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनता रहेगा। मैं हाँ, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता रहेगा। हो गया, सो मेनी, हंड्रेड्स, 200, 300 लीनियर जो दिख रहा है, अब इसको ही कहते हैं अमाइलोज। हो गया, बॉन्ड कौन सा है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक। अब दिस इज अमाइलोज, दिस इज अमाइलोज। बट अगर ये भी इन्वॉल्व है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर, इसके साथ यहाँ पे दूसरा जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, एक मिनट, इसका स्ट्रक्चर कैसे बताओ, दूसरा जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है उसका फर्स्ट कार्बन और इसका फर्स्ट और इसका 6 कार्बन, ये भी कभी कभी अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना देते, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना देते, जस्ट इन जनरल बता रही हूँ, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना देते हैं। 6 नंबर का कार्बन नहीं है ये, मुझे भी पता है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 6 नंबर का कार्बन आएगा, CH2OH। कभी कभी उल्टी शुगर हो जाती है और वहां से ब्रांचिंग बनना स्टार्ट हो जाता है, समझो उल्टी हो गई शुगर, उल्टी हो गई ऐसे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट कार्बन ये और इसका 6 नंबर का कार्बन, इतना तो लॉजिक लगा लोगे आप। 6 नंबर का कार्बन यहाँ पे ब्रांचिंग बता देते हैं, ब्रांचिंग फॉर्म हो जाता है, अल्फा 1,6 हो जाता है, लीनियर में अल्फा 1,4 हो जाता है, और ब्रांचिंग के वक्त ब्रांचिंग पॉइंट जो होता है वहां पे 1,6 होता है, फिर से यहाँ पे अल्फा 1,4 से स्ट्रक्चर बनेगा, फिर से यहाँ पे अल्फा 1,4 से स्ट्रक्चर बनेगा, फिर से बीच में कभी ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ पे ब्रांचिंग करनी होगी, और जहाँ पे ब्रांचिंग करनी होगी वहां पे क्या होगा, वेट, फिर से मेरा, जहाँ पे ब्रांचिंग करनी होगी वहां पे क्या होगा, फिर से अल्फा 1,6 बनेगा। अब डायग्राम मेरे पास बहुत है, डोंट वरी, अल्फा 1,6 यानी जहां पे भी ब्रांचिंग होगी वहां पे अल्फा 1,6 रहेगा, जहां पे लीनियर चल रहा है वहां पे अल्फा 1,4 रहेगा। सिर्फ और सिर्फ अगर लीनियर स्ट्रक्चर है उसको मैं अमाइलोज कहूंगी, बट लीनियर स्ट्रक्चर के साथ अगर ब्रांचिंग भी इन्वॉल्व है, लीनियर स्ट्रक्चर के साथ ब्रांचिंग भी इन्वॉल्व है, तो ब्रांचिंग के लिए अल्फा 1,6, और अगर लीनियर चले तो अल्फा 1,4, कि दोनों बॉन्डिंग जिसमें इन्वॉल्व है उसको कहेंगे हम अमाइलोपेक्टिन, याद रहेगा। इसीलिए हम कहते हैं स्टार्च is a combination of amylose that is just a linear one, और उसके बाद जो ब्रांच बनेंगे, ये ब्रांच बनने के बाद यहाँ पे भी ये लीनियर स्ट्रक्चर थोड़ा दिखाएंगे, फिर से ब्रांच बनेंगे, फिर से लीनियर स्ट्रक्चर, तो इनको कहते हैं, इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं अमाइलोपेक्टिन। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब आएगा तो ही जाके आपका स्टार्च बनेगा, सच अ कॉम्प्लेक्स polysaccharide, such a complex polysaccharide. We have just a 10 minutes in our hand.
हाउ वी कैन कंप्लीट दिस। कल का दिन फिर से लगेगा थोड़ा सा। अब देखो इसको समझने की कोशिश। स्टार्च किस फॉर्म में एग्जिस्ट है? अमाइलोज जो कि लीनियर है, और अमाइलोपेक्टिन क्या है? जो कि क्या है? ब्रांच्ड है। देखो वही पॉइंट डायग्राम से और समझ जाएगा, डोंट वरी। अमाइलोज अनब्रांच है, अनब्रांच है मींस लीनियर है। जहां पे अनब्रांच स्ट्रक्चर दिखेगा सिर्फ आपको इतना। लेटर ऑन नीचे से बॉन्ड ब्रांचिंग स्टार्ट होगी तो उसको कहेंगे हम अमाइलोपेक्टिन। सिर्फ पहले की जो लेयर है या नीचे की सबसे लास्ट की जो लेयर है जिसके साथ नीचे कोई ब्रांचिंग नहीं होगी उसको कहेंगे। लास्ट की जो लेयर है जिसके साथ नीचे कोई ब्रांचिंग नहीं होगी उसको हम अमाइलोज कहेंगे। ठीक है, ठीक है। जिसमें कोई भी क्या नहीं होती, अनब्रांच पॉलीमर होता है अल्फा ग्लूकोज का। द मॉलिक्यूल coiled into helical structure, it form a colloidal suspension of in hot water। पता है आपको, पानी में, गर्म पानी में ऊपर आ जाते हैं, colloidal suspension दिखाता है। और जो मॉलिक्यूल होते हैं अमाइलोज, जो स्ट्रक्चर बनता है अनब्रांच, जो स्ट्रक्चर बनता है इस टाइप से हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। हेलिकल मीन्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ट्विस्टेड हेलिकल। बताने के लिए ऐसे दिख रहा है, समझाना तो मैं ऐसे बताऊंगी, बट रियल में वो हेलिकल फॉर्म में होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। और पानी में अगर जब हॉट वाटर में तो वो कोलाइडल सस्पेंशन ऊपर छा जाता है। ठीक है। अमाइलोज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है डी ग्लूकोज के साथ। अ चेन कॉइल टू फॉर्म सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर which trap iodine to form ब्लू कलर। आपको पता है ना स्टार्च, बचपन में देखा होगा, पोटैटो काटा होगा और लैब में गए होंगे, ऊपर क्या डाला होगा? आयोडीन सॉल्यूशन, और दिखाया होगा मैम को कि मैम देखो क्या हो गया है, ब्लू कलर जो है वो ब्लूइश ब्लैक कलर का आपको क्या मिल रहा है मैम? कलर मिल रहा है। तो उससे मैम क्या कहती थी आपको कि हाँ बेटा देखो स्टार्च है पोटैटो में, इसलिए आयोडीन का सॉल्यूशन क्या दे रहा है? ब्लू ब्लैक कलर दे रहा है। आपने कभी प्रैक्टिकल किया है ये पोटैटो का? किया है ना? आयोडीन सॉल्यूशन के साथ प्रैक्टिकल किया है? यस और नो? लैब में किया होगा ना? हाँ। तो देखो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, यहाँ पे वो उसने लॉजिक बताया कि आयोडीन के साथ ब्लू कलर, ब्लू ब्लैकिश ब्लू कलर होता है, बेसिकली ब्लैकिश ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स क्यों मिलता है? क्योंकि स्टार्च का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा हेलिकल है, हेलिकल स्ट्रक्चर है। और हेलिकल स्ट्रक्चर में एक बार कोई मॉलिक्यूल चला जाता है तो वो मॉलिक्यूल वहां पे क्या हो जाता है? ट्रैप हो जाता है। अगर वो मॉलिक्यूल वहां पे ट्रैप हो गया तो उसके साथ स्टार्च अच्छे से रिएक्ट होगा, और अच्छे से रिएक्ट होगा तो वो वहां पे एक कलर प्रोड्यूस करेगा जिसको ब्लूइश ब्लैकिश ब्लू कलर का एक क्या मिलता है? कॉम्प्लेक्स मिलता है। ब्लैकिश ब्लू क्यों कह रही हूँ मैं? एकदम ब्लू नहीं दिखता, समवट ब्लैकिश ब्लू दिखता है। अगर आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो आप इमेजिन कर पा रहे हो। समझ रहे हेलिकल स्ट्रक्चर का लॉजिक? ये लॉजिक उल्टा हो जाता है सेल्यूलोज में, याद रखना, इसीलिए मैं बता रही हूँ, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। अमाइलोपेक्टिन ब्रांच स्ट्रक्चर है, वो लीनियर नहीं है, ऑफ अल्फा ग्लूकोज, एंड इट इज कंप्लीटली इनसोल्यूबल। बेचारा ये सिंपल था तो समहाउ इनसोल्यूबल हो सकता था अगर सिंपल अमाइलोज का अगर सिंगल स्ट्रैंड होता तो, बट स्टार्च तो उस फॉर्म में नहीं होता, वो अमाइलो और अमाइलोपेक्टिन के फॉर्म में होता है। बिकॉज ऑफ अमाइलोपेक्टिन इतना ब्रांच स्ट्रक्चर कि ये स्ट्रक्चर स्टार्च को तो कभी भी वाटर में वो सोल्यूबल नहीं करेगा। अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोज बेचारा अगर सिंगल रह भी जाता तो वो शायद से कर भी देता, पर अमाइलोपेक्टिन होने की वजह से वो कंप्लीटली इनसोल्यूबल हो जाता। ठीक है। इन अमाइलोपेक्टिन लीनियर चेन आर लिंक्ड बाय अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अभी तो बताया लीनियर चेन आर लिंक बाय, अभी तो मैंने बताया आपको कि ये जो लीनियर चेन है अगर ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर बन रहा है तो ये अल्फा 1,4, अगर ब्रांचिंग दिखा रहा है बीच में से तो अल्फा 1,6। तो अमाइलोपेक्टिन में लीनियर भी मिलेगा इतना, और ब्रांचिंग भी मिलेगी, लीनियर ब्रांचिंग। पर ब्रांचिंग एक अलग अनकॉमन पॉइंट है, इसलिए हम उसको ब्रांच स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। ब्रांचिंग मैक्सिममली हाईलाइट होती है किसमें? अमाइलोपेक्टिन में। और अमाइलोज में तो कभी भी हम ब्रांचिंग की बात नहीं करेंगे, सिंपल बात है। स्टार्च बनाने में दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, आज इतना भी हो जाए तो भी मोर देन इनफ है, कल करेंगे, हमारा एग्जाम एक दिन बाद होगा, डोंट वरी, नहीं तो कल ही हो जाएगा, सेकेंड हाफ में हमारा एग्जाम हो जाएगा, याद रहेगा। इन अमाइलोपेक्टिन
ये हो गया लीनियर स्ट्रक्चर अल्फा 1,4 बनाएगा और जो ब्रांच स्ट्रक्चर है वो अल्फा 1,6 बनाएगा। ठीक है, देखो स्टार्च का ये स्ट्रक्चर ग्लूकोज ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऐसे अरेंज हो गए। दिस इज व्हाट अमाइलोज, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर मैंने यहाँ से कुछ आपको ब्रांचिंग बता दी तो इस टाइप से ब्रांचिंग दिखेगी, सी ऐसी ऐसी ब्रांचिंग होते जाएगी और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनते जाएगा स्टार्च का, जिसको हम अमाइलोपेक्टिन भी कहेंगे। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, 5th नंबर का कार्बन और उसके ऊपर होता है CH2OH। वो वाला जो 6 नंबर का कार्बन है वो ऊपर वाले 1st नंबर के कार्बन के साथ क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है अल्फा 1,6। समझ गया, अल्फा 1,6 बॉन्ड। और यहाँ पे जो कि ब्रांचिंग कर रहा है, और लीनियर में कौन सा बॉन्ड इन्वॉल्व है, अल्फा 1,4। याद रखना है। और शुगर कौन सी होती है, सिर्फ अल्फा डी ग्लूकोज ही तो होता है, तो अल्फा अल्फा ही तो बनेगा। सेल्यूलोज में बीटा डी ग्लूकोज होता है। डिफरेंस 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 से याद रह जाएगा। ठीक है, देखो स्ट्रक्चर कैसे बनता है। और ऐसा कोई ब्रांचिंग बनता है जिसमें कौन सा बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, जिसमें कौन सा बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे उसको जूम करके दिखाया। देखो ब्रांचिंग में अल्फा 1,6, और यहाँ पे अगर लीनियर स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम, लीनियर स्ट्रक्चर की, क्योंकि यहाँ पे तो ब्रांचिंग मीन्स ये वाली ब्रांचिंग, इसमें अल्फा 1,6 1,6। ठीक है, बट अगर यहाँ पे बात करूं मैं, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या रहेगा, अल्फा 1,4। सिर्फ ब्रांचिंग के पॉइंट पे 1,6, फिर बाद में साइड, बाद में अगर ज्वाइन होना है फटाफट फटाफट, ब्रांचिंग नहीं करनी, सीधे सीधे ज्वाइन होना है, तो क्या होगा, अल्फा 1,4, अल्फा 1,4। देखो अमाइलोज, अमाइलोज इस टाइप का सीधा सीधा स्ट्रक्चर। अगर मैंने यहां से कोई ब्रांचिंग कर दी तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, यहां से अगर मैंने ब्रांचिंग कर दी तो दिस अल्फा 1,6, और बाद में ये सीधा सीधा ज्वाइन होगा तो ये अल्फा 1,4। फिर से ब्रांचिंग कर दी तो ये क्या हो जाएगा, अमाइलोज के साथ मैंने क्या बना दिया, अमाइलोपेक्टिन भी बना दिया, कॉम्बिनेशन बना दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे बताया भी है, ये अमाइलोज और यहाँ से वैसे ही 1,6 बॉन्ड हो गया, ये क्या हो गया, अमाइलोपेक्टिन, जिसमें कि अल्फा 1,6 भी है और अल्फा 1,4 भी है, और इसमें सिर्फ क्या है, अल्फा 1,4 है। ठीक है, यहां से जब से बॉन्ड बनता है वहां से अमाइलो स्ट्रक्चर, यहाँ पे अमाइलोपेक्टिन स्ट्रक्चर, और ये जो सिंपल सिंपल दिखता है तो अमाइलो स्ट्रक्चर। ठीक है, याद रखना बच्चों, याद रखना, लेस देन 1 मिनट है। अरे दिस इज ऑल अबाउट स्टार्च। स्टार्च समझ गया तो सेल्यूलोज कल इजीली समझ जाएगा। कल फिर से लेना पड़ेगा, मैं क्लास लेने एग्जाम लेने वाली थी, बट मैं क्वेश्चन 5 क्वेश्चंस करेंगे।